नमस्कार बच्चों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं 12वीं कक्षा की राजनीति शास्त्र की पुस्तक के 5वें अध्याय यानी कि समकालीन विश्व में सुरक्षा के विषय पर। तो हम इस अध्याय में जो आगे बातचीत करेंगे यानी कि आज की कक्षा में जो बातचीत हम करेंगे तो उसमें सुरक्षा की अवधारणा के संबंध में जानेंगे। सुरक्षा किन किन रूपों में पाई जाती है, उसके संबंध में कौन कौन सी धारणाएं हैं। वैश्विक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा के कई आयाम हैं। और समकालीन विश्व में सुरक्षा की बात है तो वर्तमान समय में और इसके कुछ थोड़े समय पहले तक के जो मुद्दे होंगे उन पर भी हम ध्यान देंगे। जब हम कोई बात करते हैं तो सबसे पहले अगर सुरक्षा की बात है तो अगर किसी ने पूछा आपसे कि सुरक्षा है क्या, आप किसे सुरक्षा मानते हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए सोचने लगते हैं कि आखिर सुरक्षा को हम किस तरह से बताएं। तो अगर एक सामान्य व्यक्ति से ये पूछा जाए कि सुरक्षा क्या है तो वह सोचकर जवाब देगा कि जितने भी खतरे हमारे इर्द गिर्द होते हैं उन खतरों से हमें मुक्ति रहे, यानी कि खतरों से आज़ादी। क्योंकि मानव जीवन जो होता है वह चारों तरफ से अनेक खतरों से घिरा हुआ होता है। मैं थोड़ा सा विषयांतर होती हूँ और एक मनोविज्ञान से एक उदाहरण बताती हूँ कि मनोविज्ञान में कहा जाता है कि दो बेसिक इंस्टिंक्ट होते हैं, यानी कि आधारभूत जो भावना होती है वह बेसिक इंस्टिंक्ट कहलाती है। और मनुष्य में जो जब से मनुष्य का अस्तित्व रहा है तब से इन दो भावनाएं ही चलती आ रही है, जिसे कि हम मूल भावना या मूल इच्छा कहते हैं, यानी कि बेसिक इंस्टिंक्ट कहते हैं। एक है डेथ इंस्टिंक्ट और दूसरा है लाइफ इंस्टिंक्ट। तो डेथ इंस्टिंक्ट की ओर जाने की ओर ही मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, यानी कि उसके जो प्राकृतिक रूप से जितने भी कदम होते हैं वह उसे दुर्घटनाओं की तरफ, खतरों की तरफ, मृत्यु की तरफ ले जाती है। और लाइफ इंस्टिंक्ट उसके जीवन को, यानी कि जो जीवन जीने की प्रवृत्ति है उस ओर ले जाती है जहाँ खुशी, हर्ष और अन्य रचनात्मक चीज़ों का एक योगदान होता है। लेकिन जो मनुष्य है उसकी मूल प्रवृत्ति खतरों की ओर जाना ही होता है। हम अपने चारों ओर खतरों से घिरे हुए होते हैं। अब इन खतरों को हम वैश्विक खतरे तो नहीं कह सकते कि हमने बिजली के नंगे तार को छू लिया, पास में तार पड़ा हुआ है गलती से हमने छू लिया, या हमारे हाथ आग से जल गए। ऐसे खतरे जो होते हैं वो सिचुएशनल होते हैं, यानी कि स्थिति के अनुसार होते हैं। आसपास की जो सराउंडिंग्स, जो घटनाएं होती हैं उसके आधार पे होते हैं। तो इन खतरों से हम आसानी से अपने आप को जागरूक करके बच सकते हैं। लेकिन बात जब राष्ट्रीय सुरक्षा की आती है, राष्ट्रीय खतरों की आती है, सामाजिक खतरों की आती है, विश्व पे की सुरक्षा के खतरों के बारे में जब हम बात करते हैं तो सुरक्षा की जो अवधारणा है वो बेहद व्यापक हो जाती है। हालांकि वहाँ भी खतरों से आज़ादी की ही मूल भावना होती है, लेकिन यह एक बेहद व्यापक स्वरूप में सामने आता है। और हम आगे की स्लाइड में इसी तरह से क्रम में देखेंगे कि जो हमारे इस अध्याय में मूल धारणाओं को लिया गया है वो यहाँ किस तरह से अपने अर्थ को स्पष्ट करती है। तो देखिए कि सुरक्षा की अवधारणा क्या है। सबसे पहले हम इस चित्र में देख रहे हैं कि ये हमारे हिंदुस्तान का लाल किला है और वहाँ जो हैं वो जो फोर्स के जवान हैं वो चहलकदमी कर रहे हैं, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। दूसरी ओर दिखा रहा है कि एक थल सेना, जल सेना और वायु सेना आखिर ये काम क्या करती है। ये काम हमारे देश को या विश्व के किसी भी देश को सुरक्षा प्रदान करती है। किन चीज़ों से? बाहरी खतरों से।
तो आगे हम ये भी देखेंगे कि बाहरी खतरे, आंतरिक खतरे, पारंपरिक अवधारणाएं क्या है, और अब हम देखते हैं कि सुरक्षा की अवधारणा वैश्विक संदर्भ में क्या है। बच्चों, हमने कहा कि सुरक्षा का मोटे तौर पे अर्थ है खतरों से आज़ादी, खतरों से मुक्ति, वे खतरे जो हमारे इर्द गिर्द हमें नुकसान पहुंचाने के लिए होते हैं। फिर आते हैं कि सुरक्षा हानि से बचाव करने की क्रिया और व्यवस्था को कहते हैं। किसी भी तरह की हानि हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, आपके शारीरिक रूप से आपको हानि हो सकती है, आपके रोजगार में हानि हो सकती है, किसी की मृत्यु हो सकती है, क्षति हो सकती है। कई तरह की हानि के रूप देखे जाते हैं। जब हम देश के स्तर पे आते हैं तो यह आंतरिक रूप से विद्रोह का सामना करना हो सकता है, किसी बाहरी देश का हमारी संप्रभुता पर आक्रमण हो सकता है, यह उपनिवेशवाद के स्वरूप में हो सकता है, और ऐसी व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ सकता है जहाँ कि हमारे जीवन को, हमारी एक जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, हमारे देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता को खतरा हो। तो सुरक्षा हानि से बचाव करने की क्रिया और व्यवस्था को कहते हैं। यह किसी भी संदर्भ में देखा जा सकता है। यह व्यक्ति के रूप में सामने आ सकता है, किसी स्थान के रूप में सामने आ सकता है। व्यक्ति के रूप में खतरे का एक उदाहरण आप इस तरह ले सकते हैं कि व्यक्ति को जब एक आपराधिक स्वरूप में वह किसी की हत्या कर देता है, या आतंकवाद के समर्थक के रूप में, आत्मघाती हमले के रूप में व्यक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। स्थान किस तरह नुकसानदायक हो सकता है अगर आप ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ कि खतरे वाली बात हो। कोई भौगोलिक क्षेत्र ऐसा हो सकता है जहाँ कि भूस्खलन होता हो, आपको पता भी न चले और आपके नीचे की ज़मीन खिसक जाती है। विवाद का क्षेत्र हो जहाँ की कानून ने जाना वर्जित कर रखा हो, जहाँ जाने से विवाद की संभावना हो सकती है, वह स्थान हो सकता है। ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ दो देशों के बीच युद्ध चल रहा हो, नो मैंस लैंड जैसा जगह हो, उस जैसी जगह हो, और वहाँ व्यक्ति का जाना प्रतिबंधित होता है। निर्माण कार्य, कुछ ऐसे निर्माण कार्य होते हैं जो कि आप मनुष्य की आँखों को, कान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, साथ ही साथ उन्हें कई असाध्य बीमारियों से भी ग्रसित कर सकते हैं। तो इस तरह के जो क्षेत्र होते हैं वह मनुष्य को खतरे में डालते हैं। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था का होना आवश्यक हो जाता है, तो उसमें एक निर्माण कार्य को भी रखा गया है। इसके अलावा देश, संगठन, ऐसी किसी भी अन्य चीज़ के संदर्भ में प्रयोग हो सकती है जिसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। देश को भी अभी हमने बात की, आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, अन्य देशों जो विकसित देश हैं उनकी संधियों से नुकसान पहुंचता है, ऐसे संगठनों से नुकसान पहुंचता है जो उन्हें कर्ज के जाल में ले लेते हैं, ऐसे संगठन जो अपमानजनक संधियां करते हैं और जो देश विरोध नहीं कर पाता उससे उन संधियों पर हस्ताक्षर करवाते हैं। इसके बाद अभी हमने बात की थी राष्ट्रीय सुरक्षा की। राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा क्या है, हम इस स्लाइड में देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा है क्या, और सुरक्षा से उस राष्ट्रीय सुरक्षा की बात किस तरह अंतर रखती है। राष्ट्रीय सुरक्षा से आशय देश की सुरक्षा से है, जिसके अंतर्गत नागरिकों की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, संस्थाओं की सुरक्षा सम्मिलित है। राष्ट्रीय सुरक्षा को सरकार का कर्तव्य समझा जाता है। मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा को देश पर होने वाले बाहरी आक्रमण को लेकर देखा जाता रहा है। हालांकि इसमें युद्ध से सुरक्षा के अलावा देश को आतंकवाद से बचाना, अपराध कम करना, आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, कंप्यूटर सुरक्षा यानी कि डिजिटल सुरक्षा भी शामिल है। तो बच्चों, हमने सुरक्षा के कई रूप राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत देखे हैं और इनमें बहुत सी चीज़ों को शामिल किया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत देश में जो
नागरिक रहते हैं उनकी सुरक्षा की बात आती है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान न पहुंचाए, उस पर भी सुरक्षा का मसला आता है। और जो हमारे यहाँ संस्थाएं एवं संगठन है उसकी सुरक्षा का मसला हमारे सामने आता है। फिर है बच्चों कि हमारे देश में आंतरिक रूप से जो कई परेशानियां सामने आती है वह है आतंकवाद की परेशानी। कई तरह के अपराध होते हैं। कोई जो लोग व्यापार में लगे हुए होते हैं या किसी अन्य रोजगार में हों, उनको आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए कि उनकी मेहनत से कमाए गए पैसे डूबे ना। और अगर उद्योग के रूप में है तो उन उद्योगों की भी सुरक्षा होनी चाहिए। ऊर्जा सुरक्षा यानी कि हमें जितनी ऊर्जा की ज़रूरत है उतनी ऊर्जा मिलनी चाहिए और इसके निर्माण से लेकर वितरण तक जो कार्य होता है उसमें पूरी तरह सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है ताकि इस दौरान किसी को भी नुकसान न पहुँचे। पर्यावरण की सुरक्षा, हमारी पर्यावरण खतरे में है। प्रदूषण के द्वारा, वनों की, पेड़ों की कटाई के द्वारा, मनुष्य के अपनी आदतों के द्वारा पर्यावरण की जो नुकसान पर्यावरण को हो रहा है उसकी सुरक्षा आवश्यक है। और हर व्यक्ति को जो एक जीवन जीने के जो 3 मूल्य तत्व हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, तो सबसे पहले आती है रोटी। और यहाँ खाद्य सुरक्षा की भी बात इसी संदर्भ में आती है। हमारा देश अन्य देश में भी जो विकसित देश नहीं हैं वहाँ भी जो खुद से अपने भोजन का इंतज़ाम नहीं कर पाते, शासन व्यवस्था जो लोकतांत्रिक स्वरूप में है और वो देश जिन्होंने कल्याणकारी स्वरूप को अपनाया है उनके लिए मूलतः भोजन की व्यवस्था अवश्य करती है। खाद्य सुरक्षा का मुख्य अर्थ ये है कि कोई भी जो संबंधित देश का नागरिक है उसे भूखे नहीं रहने देना है। यानी कि उनके खाने की व्यवस्था अगर वह अक्षम है, उनके लिए जो ये मूल आवश्यकता है इसकी पूर्ति शासन सत्ता की जिम्मेवारी हो जाती है। अतः यह खाद्य सुरक्षा नागरिकों के लिए आवश्यक है, खासकर विकासशील देशों में या ऐसे देश जो अल्प विकसित देश हैं। विकसित देशों में इसकी आवश्यकता कम होती है। और बच्चों इसके बाद हम ये देखेंगे भारत के नक्शे को। इस नक्शे में हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को बाह्य आक्रमणों से या बाहरी कारणों से किस तरह से नुकसान हो सकता है। तो हम अपने भारत का ही उदाहरण लेते हैं और इस उदाहरण में देखिए कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं इसमें एक भूटान को अगर छोड़ दिया जाए तो भूटान से संबंध मैत्रीवत रहे हैं। भूटान ने ऐसी कोई समस्या हुई जब डोकलाम विवाद हुआ था उस समय भी, और जो गुरिल्ला युद्ध करके उत्तर पूर्व के इलाकों में जो कह सकते हैं छापा मार थे वो जाकर भूटान में छुप जाते थे। ऐसे में भूटान ने उनके ऊपर ढूंढ कर कार्रवाई की और भारत को सहयोग किया। भूटान के बगल में आप देख सकते हैं हल्के पीले रंग से नेपाल को दिखाया गया है। और नेपाल का जो कॉरिडोर है भारत में वह कहाँ कहाँ नेपाल की सीमा मिलती है और वहाँ से नेपाली लोग पारगमन संधि के आधार पर बिना किसी वीज़ा पासपोर्ट के इस देश में आते हैं, रोजगार करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। कई बार ये नुकसानदायक हो जाते हैं। भारत के भी कई समुदाय नेपाल में बसे हुए हैं। यहाँ तक कि दोनों देशों के बीच सामाजिक रिश्ते के रूप में शादियाँ भी होती है। व्यापार नेपाल और भारत के बीच व्यापारियों का फैला हुआ है, उद्योगपतियों का फैला हुआ है। लेकिन नेपाल अपने राजनीतिक झुकाव की वजह से चीन के प्रभाव में है और भारत के साथ कभी सीमा विवाद तो कभी अपने शासन सत्ता में हस्तक्षेप को लेकर, विवाद को लेकर उलझता रहता है। आप देख रहे हैं कि वहाँ जो तीर की तरह
चिन्ह दर्शाया गया है, यानी कि यह चिन्ह खतरे का है जो कि नेपाल भारत के लिए उत्पन्न करता है। और ख़ासकर जब से नेपाल का झुकाव चीन की नीतियों की ओर हुआ है, तब से ये परेशानी बढ़ी है। चूँकि नेपाल में पहले संवैधानिक राजतंत्र था, तो वहाँ राजा की ही सत्ता थी, और अब 2008 में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के बाद से हम उम्मीद करते हैं कि दोनों देशों के संबंध बेहतर होंगे। हालांकि भारत ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं आज भी नेपाल को आपूर्ति करता है। इसके अलावा हम एक भूटान, नेपाल के नीचे गहरे हरे रंग से एक क्षेत्र दिख रहा है, यह है बांग्लादेश का। बांग्लादेश से घुसपैठियों की समस्या हमारे देश में आती है, नदियों का जल विवाद है, साथ ही सीमा विवाद भी है। अभी अभी हमने 3 बीघा गलियारे को बांग्लादेश को 99 साल के पट्टे पर सौंपा, ताकि यह विवाद कुछ समय के लिए टला रहे। और साथ ही चकमा शरणार्थी हमारे यहाँ आए। बांग्लादेश के जो घुसपैठिए हमारे यहाँ आ जाते हैं, धीरे धीरे उन्होंने अपने कॉलोनियाँ बना ली है, अपना एक बड़ा क्षेत्र बना लिया है, यहाँ का मताधिकार का अधिकार प्राप्त कर लिया है। और सीमावर्ती इलाकों में बांग्लादेश की सीमा जहाँ जहाँ लगती है, वहाँ वहाँ बांग्लादेशी लोग पाए जाते हैं। यहाँ एक और म्यांमार को हम देख रहे हैं, तो म्यांमार से उत्तर पूर्व के राज्यों की एक बड़ी सीमा लगती है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड की सीमा ज़्यादा दूर तक लगती है। और जो म्यांमार के विद्रोही हैं, वो वहाँ अपराध करके हमारे उत्तर पूर्व के राज्यों में आकर छुप जाते हैं। और हमारे उत्तर पूर्व के जो नगा विरोधी, कुकी विरोधी या मिजो आंदोलन के कह सकते हैं कि मिजो आंदोलन में सम्मिलित जो लोग थे, वो भी कई बार अपराध करके म्यांमार में जाकर छुप जाते हैं। भारत और म्यांमार के बीच घने जंगल हैं, और जहां सीमाओं का पता नहीं चल पाता स्पष्ट रूप से कि यह इलाका आखिर है किसका, और कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह पाकिस्तान हमारा चिर परिचित देश है, जिसने अपने जन्म के बाद से ही हिंदुस्तान के लिए केवल समस्याएं ही उत्पन्न की है। सीमा विवाद हो या जल विवाद हो या सीमा पार आतंकवाद से संबंधित विवाद हो, इसमें साथ ही साथ भारत का चूँकि चीन से भी संबंध बहुत उत्तम नहीं कहा जा सकता, ऐसे में पाकिस्तान और चीन ने एक तरह का गठबंधन सा किया हुआ है। चीन पाकिस्तान के सामरिक नीतियों में सहायक है और हर समय पाकिस्तान के साथ, उसके हर मुद्दों पर उसका साथ देता रहता है। हम यहाँ पाकिस्तान के पास भी देख रहे हैं कि भूरे रंग से तीर को दर्शाया गया है। लगातार यह जम्मू कश्मीर के इलाके में आतंकवादियों को प्रशिक्षण देकर भारत के लिए परेशानी उत्पन्न की है, और इसे वह अपने क्षेत्र में शामिल करने को, अपने संकल्प को उसकी हर सरकार दोहराती रहती है। पहले जो कबायलियों का आक्रमण 1948 में हुआ था, उस समय जो क्षेत्र इसने हड़पा उसे गुलाम कश्मीर के नाम से जाना जाता है। और अब हम अगली स्लाइड पे आते हैं और अब देखते हैं कि इस नक्शे में हमने राष्ट्रीय सुरक्षा के बाह्य खतरों को देखा, यानी कि बाहरी खतरों को देखा। अब हम कुछ और खतरों की चर्चा करेंगे, खतरों के प्रकार की चर्चा करेंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे अभी खतरों की। खतरे हम उन्हें भी कहते हैं कि जो हमारे जीवन मूल्यों को प्रभावित करते हैं, केंद्रीय मूल्यों को प्रभावित करते हैं, जो हमारे राष्ट्र के केंद्रीय मूल्य होते हैं उन्हें प्रभावित करते हैं। केंद्रीय मूल्य क्या हो सकते हैं? क्या हमारे घर की जो सुरक्षा पर अगर खतरा हो तो क्या वो केंद्रीय मूल्य में आएंगे? या घर में भाई बहन का झगड़ा केंद्रीय मूल्य में आता है? तो उससे पहले ज़रूरत है हम जानें कि आखिर मूल्य क्या है। मूल्य व्यक्ति के जीवन का आधार होते हैं। व्यक्ति के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक
एवं वैयक्तिक जीवन को प्रभावित करते हैं। मूल्यों के अभाव में व्यक्ति जीवन या मानव जीवन की उन्नति, प्रगति, विकास कल्पना मात्र ही हैं। अतः जो अगर कहा जाए, अतः सभी प्रकार के मूल्य जीवन मूल्य होते हैं। इन्हीं मूल्यों की वजह से केंद्रीय मूल्य की बात आई, तो केंद्रीय मूल्य के रूप में हम उन बातों को रखेंगे जो हमारे देश के उन्नति, प्रगति, विकास के लिए आवश्यक हैं। और इन्हीं केंद्रीय मूल्यों की रक्षा के लिए हम सुरक्षा की अवधारणा को, राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा को लागू करते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सुरक्षा कैसे की जाए, यानी कि सुरक्षा कैसे। सुरक्षा कैसे करनी है, इसके लिए हम यहाँ 4 बिंदुओं को देख रहे हैं। आर्थिक विकास, शस्त्रीकरण, सुरक्षा संधि, सुरक्षा संबंधी विडंबना। तो अंतिम जो है सुरक्षा संबंधी विडंबना, यहाँ थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जब हम इस पर बात करेंगे तो हमें यह एहसास हो जाएगा कि सुरक्षा संबंधी विडंबना क्या है। आर्थिक विकास अगर हम करते हैं बच्चों, तो हम देख पाते हैं कि हमारी जो निर्भरता है दूसरे देशों पर, वह घटती चली जाती है। और हम ज्यों-ज्यों आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, त्यों-त्यों हम में स्वाभिमान का भाव बढ़ता जाता है। और दूसरा है शस्त्रीकरण। अगर कोई देश, हम खुद अपने देश का उदाहरण ले सकते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे सत्य और अहिंसा के प्रयोग का इतना असर था कि उस समय ये कहा गया कि देश की सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने देश की पुलिस से ही इसकी रक्षा कर लेंगे। लेकिन ऐसी घटनाएं हुई, पंचशील समझौते का उल्लंघन हुआ, कबायलियों का आक्रमण या 1-2 आंतरिक विद्रोह छोटे स्वरूप में ऐसे हुए। इस धारणा को धक्का लगा कि अगर हमारे पास पूर्ण रूप से शस्त्र होते तो हमें इन परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ता। तो ऐसे में जब शस्त्र की उपलब्धि हो तो हमें भी अपने जो सैन्य है, जो हमारा सेना बल है, उसे शस्त्र से सुसज्जित करना चाहिए। तीसरा है सुरक्षा संधि, यानी कि हम अपनी सुविधा के अनुसार दूसरे देशों से ऐसी संधियां करके, ऐसे गठबंधन करके एक समूह बना सकते हैं कि अगर हम कमज़ोर भी हैं तो 4 कमज़ोर देश भी अगर मिलते हैं तो वह एकता के रूप में एक मजबूत स्थिति को प्रदान करता है। चौथा है सुरक्षा संबंधी विडंबना, यानी कि अगर आपका कोई देश या कोई संस्था दुश्मन है, उसके साथ आप सुरक्षा संबंधित बातचीत कर लेते हैं, फिर भी वह आपके लिए खतरे का सबब बना हुआ है, आपके लिए परेशानियां उत्पन्न कर रहा है, यह सुरक्षा संबंधी विडंबना के कहलाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि सुरक्षा का जो प्रबंधन है वह किस तरह से हम सुरक्षा का प्रबंधन करेंगे। सुरक्षा का प्रबंधन करने के अंतर्गत अभी हमने जो संधि की बात की थी, यानी कि सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था, विश्व में कई ऐसी संधियां हैं या कई ऐसे देशों का आपस में कह सकते हैं समझौता है कि जब उस देश पर कोई खतरा आता है तो समझौते में शामिल देश या जो सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था में शामिल देश हैं, उनके सहयोग के लिए खड़े होते हैं। अभी मैं 2-3 उदाहरण आपको बताती हूँ। नाटो, सीटो, सेंटो, इस जैसी कई सैन्य संधियाँ हुई जो कि सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था को ही लेकर हुई थी। आज भी हम देख रहे हैं कि ताज़ा स्वरूप में देखें कि यूक्रेन और रूस का युद्ध कमोबेश 2 सालों से ज़्यादा से चल रहा है। ऐसे में जो रूस है वह एक तरफ है और यूक्रेन जो कभी रूस का ही भाग हुआ करता था, उसे नाटो जो सैन्य संगठन है, चूँकि यूक्रेन नाटो का सदस्य बन चुका है, तो नाटो में जो देश सम्मिलित हैं वो यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान कर रहे हैं।
अन्यथा यूक्रेन इतने लंबे समय तक युद्ध में नहीं टिका रह सकता था। ये एक ताज़ा तरीन उदाहरण है। दूसरा, आप इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े को देख सकते हैं, जहां वर्षों से, यानी कि आज़ादी जो मिली इजराइल का की जब से स्थापना हुई तब से ये झगड़ा चलता आ रहा है और आज भी इजराइल को अन्य देशों का मौखिक समर्थन है, नैतिक समर्थन है, यानी कि उसके हमले को कुछ देश जायज़ ठहरा रहे हैं और कुछ गलत मान रहे हैं। तो इजराइल एक बहुत ही छोटा सा देश है जो अपने जन्म के समय से ही विरोध और हमलों का सामना करता रहा है। तो ऐसे में जब तक कि उसे अन्य देशों का समर्थन नहीं होगा तो वह बहुत दिनों तक युद्धरत नहीं रह पाएगा। एक आपसी दोस्ती के कारण सैन्य समझौता नहीं कह सकते हैं इसे, मित्रता कह सकते हैं। हमारा भारत और सोवियत रूस का संबंध, सोवियत रूस अब रूस के रूप में है, भारत और सोवियत संघ का जो संबंध है यह शुरुआत से ही मित्रता का रहा है और भारत ने समाजवादी व्यवस्था के स्वरूप को अपनाया। इस वजह से भी भारत का झुकाव सोवियत रूस की ओर ज़्यादा रहा। तो सोवियत रूस ने कई बार, यहाँ तक कि सुरक्षा परिषद में भी जब कोई मसला होता है, हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ विवाद का मसला होता है, सुरक्षा का मसला होता है, सोवियत रूस ने हमेशा या तो वीटो से या भारत के पक्ष में आवाज़ रखी। 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो जो हिंद महासागर थी उसमें सोवियत संघ ने अपना बेड़ा भेजा और इस वजह से हिंदुस्तान को भारत पाकिस्तान युद्ध में जीत मिली। तो इस तरह के भी समझौते जो होते हैं, यानी कि सामूहिक सुरक्षा की जो व्यवस्था होती है, वह जो सुरक्षा के प्रबंधन का एक प्रमुख स्वरूप होती है। दूसरा बिंदु शक्ति संतुलन है। इसे हम किस तरह से देख पाते हैं? शक्ति संतुलन, हमारे पास जितनी शक्ति है, यानी कि सैन्य बल है, या आर्थिक रूप से हम कितने समृद्ध हैं, हमारी राजनीतिक व्यवस्था कितनी समृद्ध है, हमने तानाशाही को अपनाया है, एक दलीय व्यवस्था है या लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो जहाँ एक दलीय या राजशाही या तानाशाही की व्यवस्था होती है, वहाँ निर्णय एक ही व्यक्ति या संस्था द्वारा लिया जाता है या एक दल के द्वारा लिया जाता है। लोकतंत्र में व्यवस्था हमेशा सामूहिक रूप में लिया जाता है। तो ऐसे में जब कभी मुश्किलों का सामना करना होता है, उस समय जो राज्य प्रमुख होते हैं, सैन्य प्रमुख होते हैं, उन्हें अधिकृत कर दिया जाता है आपात समय में निर्णय लेने के लिए। और शक्ति के संतुलन की भी बात कहीं ना कहीं सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था से जुड़ी हुई है। यहाँ हम देखते हैं कि ऐसे देश जो शक्ति के प्रदर्शन में कमज़ोर पड़ते हैं तो वो दूसरे देशों के साथ समझौते करते हैं। वो समझौता आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने के लिए हो सकता है, हमारे सांस्कृतिक भाषाई रूप से समृद्ध होने के लिए हो सकता है, या अपने देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, चाहे वह सैन्य संधि हो या शस्त्र अस्त्र की खरीद का मामला हो। ऐसा नहीं है कि सभी देश एक दूसरे को अस्त्र शस्त्र निर्यात कर पाते हैं। उनमें भी देखा जाता है कि जिनके संबंध अच्छे होते हैं, जिन देशों के बीच संबंध, आखिर अस्त्र और शस्त्र का निर्यात उन्हें ही किया जाता है। और जब हमारी आर्थिक व्यवस्था या किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था अच्छी होगी तो वो उन्नत किस्म के अस्त्र शस्त्र रख सकते हैं, साथ ही अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने देश में भी उसका निर्माण कर सकते हैं और शक्ति संतुलन में अपना पलड़ा बराबर का रख सकते हैं। यानी कि जो कहते हैं ना, तराजू के दो पलड़े, तो एक पलड़ा अगर झुक गया तो जाहिर है कि उस पर भार ज़्यादा है, और जो पलड़ा उठा रहा उस पर कहते हैं कि भार
कम है। तो इस तरह से हम अपने सामर्थ्य को बढ़ाकर, शक्ति सामर्थ्य को बढ़ाकर शक्ति संतुलन की व्यवस्था कर सकते हैं। तीसरा है आतंक का संतुलन। तो आतंक का संतुलन की जो बात आती है, यहाँ हम ये देखते हैं कि यह बहुत पूरा ऐसा नहीं कि आतंकवाद की समस्या कोई आज की समस्या है। पहले भी अन्य देशों में यह होता रहा है, वर्तमान में यह बढ़ता गया है और कई देशों को इसने अपने चपेट में ले लिया है। फिर आते हैं निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण पर। तो अभी हमने शक्ति की बात की, जहां हम शस्त्र जमा करने की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम यानी कि इस चीज़ पर जोर देंगे कि निशस्त्रीकरण किया जाए, क्योंकि निशस्त्रीकरण पर अगर पूरा विश्व सहमत होता है तो खुद ब खुद सुरक्षा खतरे में नहीं आएगी। और शांति स्थापना के लिए, चाहे वह बातचीत के द्वारा हो, चाहे वह व्यापार के द्वारा हो, चाहे वह सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर हो, शांति स्थापना के कार्य होते रहने चाहिए। बच्चों, हम आगे की कक्षा में इसके अन्य बिंदुओं को रखेंगे और अभी इस कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे। तो हमें अभी इजाज़त दीजिए। नमस्कार।